हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम गुप्ता। मेरे से आप मिलते रहते हैं। आज हम अपने बड़े स्पेशल गेस्ट आए हैं राजेश गुलाटी जी के पास। हेलो सर, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारे बड़े भैया हैं और बहुत पुराने जानकार भी हैं। 17-18 साल से ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर व्हीकल की लाइन में है। तो आज कोशिश करेंगे कुछ नया पूछने की और कुछ नया आपको बताने की कि 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में हम क्या क्या आपका फ़ायदा करा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए। तो सर शुरू करें, आप कंफर्टेबल हैं सर? सबसे पहले व्यूवर्स का और हमारे कुछ कस्टमर्स का कहना ही था कि जब कोई भी बंदा 4 व्हीलर या 2 व्हीलर हम खरीदते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए खरीदते हैं? पहले तो पेपर चेक करें। मेन तो सबसे पहले यही है कि आपके पेपर्स कहाँ की स्टेट के हैं। आप जिधर के हैं वही स्टेट हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपकी आईडी वही होगी तो इजीली नाम हो जाएगी। अगर आप अदर स्टेट में जाएंगे तो वहाँ आपको टैक्स पूरा पे करना पड़ेगा। सपोजिटली आपने इधर से अम्बाला से ली है, दिल्ली से ली, तो अब सहारनपुर आओगे तो यहाँ पूरा टैक्स जमा होगा। सहारनपुर की गाड़ी लेंगे तो आपको खाली ट्रांसफ़र के पैसे देने पड़ेंगे। तो उसमें यह है, अगर 2 व्हीलर लिया हुआ है तो आपका 1000 रुपये में नाम हो गई, अगर इंश्योरेंस है तो। मतलब पहला थंब रूल बना ये कि सेम स्टेट होना चाहिए फ्रेंड्स। पुलिस वालों से ही बचोगे, खर्चा भी थोड़ा कम होगा, बात की मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो जाएगी, अल्टीमेटली आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी। 2-4 हज़ार अगर ऊपर नीचे आपको कोई गाड़ी सेम स्टेट की मिल रही है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आप उसको प्रेफरेंस पहले दें। और क्या आप ध्यान रख सकते हैं अगर इसमें खरीदते हुए पेपर चेक करें अच्छी तरह से कि भाई उसके ऊपर कोई फाइनेंस तो नहीं है, और चालान चेक करें। आजकल ज़्यादा चालान हो रहे हैं। तो सर क्या इसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है? कोर्ट में कुछ नहीं, यही ऐप्स हैं इसके अंदर आजकल यही आ रही है आपकी, जो है वो एम परिवहन है। एम परिवहन है, उसके अंदर आप गाड़ी का वो डालेंगे नंबर, तो उसके अंदर आपको आरसी आ जाएगी। आरसी आएगी तो आपके पास आरसी होनी चाहिए। आरसी के अंदर उसमें 4 डिजिट आपसे मांगेंगे। जब 4 डिजिट उसका इंजन नंबर, चेसिस नंबर डालेंगे तो आपको पूरी थॉरली उसकी आरसी की पूरी वो डिटेल आ जाएगी। और उसके बाद नीचे एक व्यू चालान आता है, तो वो चालान जब आप डिजिट डाल देंगे तो वो चालान भी आ जाएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा इस पर कोई गाड़ी में चालान है। अच्छा, तो वो आपको दिख जाएगा हाथों हाथ। अगर किसी गाड़ी में चलाना तो क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैंने ये भी एक एक्टिवा लिया था, उस टाइम हमने बस किसी के थ्रू आए हुए थे, नहीं देखा। बाद में चेक किया तो 8000 रुपये का चालान था। इतना तो आप नहीं कर सकते कि 8-10 हज़ार रुपये का चालान। तो फिर क्या है कि उन्हें बुलाया पार्टी को, अच्छे थे, उन्होंने पैसे अपनी जेब से दे दिए। तो अगर नहीं तो कोई अदर वो ना दे तो कायदे से तो यही है कि आप आरसी को थॉरली चेकअप करें कि भाई उसके अंदर कोई चालान ना हो और कोई फाइनेंस है गाड़ी तो वो देख लें। और तीसरी बात ये है कि मेन फैक्टर ये आ जाता है कि उसके अंदर ज़मानत देख लें कि ज़मानत तो नहीं चढ़ी गई, क्योंकि सर ने ये आपका 19 से जो है अब ऑनलाइन ज़मानत चल रही है। अगर ऑनलाइन ज़मानत चढ़ी है तो जब तक वो आपका केस क्लियर नहीं होगा तब तक गाड़ी नाम नहीं होगी। 19 से पहले वाली जितनी भी 19 से पहले की हैं उनमें होता है आप कोर्ट में जाएं, उन जज के सामने बात पेश करके कि भाई मैंने ऐसे गाड़ी सेल कर दी है, तो आप दूसरी गाड़ी के पेपर रखवा के उस पर ज़मानत चढ़वा सकते हैं। पर जो ऑनलाइन चढ़ी हुई है वो जब तक क्लियर आपका नहीं होगा केस तब तक वो ज़मानत नहीं कटेगी। तो यही है कि ये चीज़ें देखने वाली है कि आपको प्रॉब्लम ना हो और कभी आप सेल करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। तो पहला थंब रूल था फ्रेंड्स कि सेम स्टेट होना चाहिए। दूसरा आप उसकी आरसी को और उसकी बाकी लीगलिटीज को, जैसे उस पर चालान तो नहीं है उसके ऊपर, ये सब चीज़ें एम परिवहन की एक एप्लीकेशन है जिसको आप मोबाइल में और लैपटॉप में दोनों में इंस्टॉल करके देख सकते हैं। उससे आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करें, सारे कागज पूरे हों तो ही गाड़ी हो। सर आजकल 2 व्हीलर्स की अगर हम बात करें तो देखा जा रहा है कि एक्टिवा और बाइक से अलग हटके किसी को कोई ज़्यादा स्टैंडर्ड में जाना है तो बुलेट के फर्स्ट प्रेफरेंस देगा। तो बुलेट में ऐसी क्या खासियत होती है सर? जो कुछ ये है 350 सीसी है, एवरेज बहुत बढ़िया है। तो जैसे 350 सीसी के हिसाब से 40 का अगर माइलेज दे रही है तो बेस्ट गाड़ी है, क्योंकि एक्टिवा भी यही एवरेज है। और बुलेट में भी बहुत सारे वेरिएंट है, उसमें क्या खासियत देखनी चाहिए? बेस्ट तो यही है कि देखो जो इस टाइम सबसे ज़्यादा बेसिकली जिसकी डिमांड है वो सबसे ज़्यादा तो आपकी क्लासिक आ गई या स्टैंडर्ड हो गई। अब कई थंडरबर्ड प्रेफर करते हैं पर उसकी रीसेल थोड़ी कम है। ये क्लासिक और स्टैंडर्ड में बस ये है, वो सेल्फ वाली है क्लासिक, और स्टैंडर्ड जो आपकी किक वाली है। बस यही फर्क है क्योंकि इंजन सबका सेम है। अच्छा, चाहे आप स्टैंडर्ड लें, थंडरबर्ड लें, वो सॉरी क्लासिक लें, स्टैंडर्ड लें या इलेक्ट्रा लें, वो सबका इंजन सबका सब एक ही चीज़ है। और कीमत में अलग फर्क है, क्योंकि जो विदाउट सेल वाली है स्टैंडर्ड है वो 165-170 की है, क्लासिक 220 की है, 2,20,000 रुपये की है। अच्छा। तो वो अलग अलग है, वो चॉइस है कस्टमर उनकी, वो क्या लेते हैं।
वैसे बेस्ट तो यही है कि क्लासिक ले लें, स्टैंडर्ड ले लें। इलेक्ट्रा की डिमांड कम है, तो इलेक्ट्रा मैं तो यही कहूँगा कि इलेक्ट्रा ना लें। इलेक्ट्रा की डिमांड कम होने की वजह है कि है इंजन सेम है, पर लोग नहीं पसंद करते इलेक्ट्रा। मॉडल में भी शायद मॉडल का बस थोड़ा सा है कि वो सिंपल है। क्लासिक में डबल सीट है, इसमें ये पीछे वो दिया हुआ स्प्रिंग वगैरह। सर हमारे कुछ व्यूवर्स का क्वेश्चन ये था कि कुछ गाड़ियों में अलॉय व्हील होता है, कुछ गाड़ियों में अपना स्पोक। एलॉयज तो लगवाने पड़ते हैं, कंपनी ने तो अब शुरू किया है 220 से। हाँ। 2020 से एलॉयज अब आने शुरू हैं, नहीं तो लोग पहले अपने आप ही लगवाते थे। अब यह है कि तारों में एक ये होता है कि अगर आपकी गाड़ी का कुछ पहिया मुड़ गया या कुछ हो गया तो वो आपका रिपेयर हो सकता है, एलॉयज में नहीं है। और दूसरा एलॉयज के अंदर ये है कि आपको सिंगल एक एलॉय तो मिलेगा नहीं, वो तो आपको पेयर ही लेना पड़ेगा। पेयर का मतलब हो गया कि आपके 6-7 हज़ार रुपये जाएंगे, 8 हज़ार भी है। अब कौन सा लेते हैं, आप परेडो का लेते हैं तो हर एक उनका एलॉयज के रेट। मजबूती के पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूती के तो फिर यही जो आपकी रेम वाली है, स्पोक वाली, वो बेस्ट रहती है कि आप कभी भी रिपेयर करवा सकते हैं। और वो ये है कि मजबूत है। एलॉयज इतने मजबूत नहीं है, हल्की सी टक्कर होगी तो एक तरह का वो आपका था ना कि वहीं मुड़ गया तो या टूट गया। अब उसमें आपका अगला पहिया लगा तो पिछला लगा रह गया, अगला तो मिलेगा नहीं, खाली लेना आपको पेड़ ही पड़ेगा। या फिर कबाड़ी बाजार जाओ तो वहाँ आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, एक तो सुपीरियर क्वालिटी नहीं होगी। कहने का मतलब अगर फैशन को छोड़ दिया जाए एक सेकंड के लिए तो मजबूती के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो प्रेफरेबल रखना चाहिए, प्रेफरेंस रखनी चाहिए, वो आपको स्मोक या रिम वाले टायर्स की रखनी चाहिए, अलॉय व्हील को छोड़ देना चाहिए अगर आप फैशन को फॉलो नहीं कर रहे, है ना। और अगर आप एलॉयज लेते हैं तो फिर किसी अच्छी ब्रांड का लें, परेडो हो गया, उसमें यह है कि अच्छी कंपनी हो, क्योंकि आजकल तो क्या है कि एलॉयज पे खाली मर्सिडीज लिखी है, मर्सिडीज को ये वो एलॉयज थोड़ी बना रही है। परेडो हो गया, इन लोगों के नाम है। और दूसरा ये है कि मैं तो वैसे यही कहूँगा कि अगर फैशन को ना देखा जाए तो रिम ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो ये स्पोक वाली जो है उसमें दिक्कत नहीं है। अगर आपकी 2-3 तारें टूट गई तो आपने ठीक करवा ली, ठीक हो गया। और रिम अगर कहीं मुड़ गए तो सीधा हो गया। एलॉय में ऐसा कुछ नहीं, वो हल्का सा भी होगा तो आपको वो दिक्कत ही करेगा, नहीं डलवाना पड़ेगा। और सिंगल आपको पीस मिलेगा नहीं, फिर आपको पेयर ही लेना पड़ेगा। सर ये जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर के जो व्हीकल्स के कागज होते हैं उसमें लीगली हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, कितने तरह के कागज होते हैं जो हमें चेक करने हैं? नहीं तो आरसी होती है, उसके बाद आप इंश्योरेंस चेक करें। अगर वो आरसी के अंदर वो फाइनेंस है गाड़ी तो उसका पहले वो देखो कि आपके पास उसकी बैंक की एनओसी है, या जिस फाइनेंस कंपनी से है तो उसकी आपके पास एनओसी होनी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट से ये है कि उनका कोई ड्यूस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब 4 व्हीलर में ये होता है कि कई अब जैसे अदर स्टेट की है, अदर स्टेट में तो पहले आप ये देखो कि जहाँ जिस एरिए के हैं वहाँ की एनओसी है, वो स्टेट में आ जाती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर एनओसी होगी तो आपकी इजीली ट्रांसफर हो जाएगी उस स्टेट में। अगर एनओसी नहीं है तो पहले आप अप्लाई करेंगे एनओसी के लिए, फिर उसके बाद आप ट्रांसफर करवाएंगे, उसका भी खर्चा पड़ेगा। तो मेरा तो यही है कि जैसे सपोजिंगली उत्तरांचल और यूपी साथ साथ में ही है तो लोग बाग ले लेते हैं। उसमें क्या होता है कि फिर आप एनओसी लोगे तो एनओसी में क्या है कि उत्तरांचल वाले पूरा टैक्स मांगेंगे अगर आप वहाँ करवाते हो ट्रांसफर, और अगर उत्तरांचल से सहारनपुर ट्रांसफर करवाते हो तो वो पूरा टैक्स लेंगे। तो उसमें ये होता है ना कि आपको टैक्स पूरा देना पड़ेगा। अगर सपोजिंगली आपने वहाँ से ली है और गाड़ी यहाँ करते हो तो यहाँ पे 10% है या 8% है, तो 8% आप ये देखो कि कितना पैसा खर्च हो जाएगा। कितनी बार ट्रांसफर कराएंगे उतनी बार नहीं, मतलब जैसे आप अदर स्टेट से करवाओगे, अगर सहारनपुर में आपने करवाई है देहरादून से, तो आपको फिर यूपी में पूरा टैक्स देना पड़ेगा उसका। और अगर सेम स्टेट में केयर ऑफ में करवाता है तो कम लगेगा। वहाँ पे तो हो जाएगा। अगर आपका देहरादून में ही है, केयर ऑफ में करवाते हैं तो वो है, पर वहाँ पे भी देहरादून के अंदर क्या है कि वो ग्रीन टैक्स लेते हैं। तो क्या होता है ग्रीन टैक्स में? वो कभी एक टाइम उनके पास जब वो प्रॉब्लम आई थी, वो उसका कोई ये हुआ था ना, आपका पहाड़ वगैरह किसके पे हुआ था, तब उन्होंने आपदा टैक्स बोला था, उन्होंने ग्रीन टैक्स दे दिया। पर वो आज तक उन्होंने ग्रीन टैक्स कभी हटाया ही नहीं। अब तो रोज आपदा नहीं आ रही है, पर वो टैक्स हर एक से ले रहे हैं। तो उनमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप देहरादून का करवा रहे हैं और आप पे वो वहाँ की ID नहीं है, तो वो आपसे एजेंट फिर उसके फालतू पैसे लेंगे। तो मेरा तो कहना यही है कि आप जिस स्टेट के हैं तो वहाँ की गाड़ी लें, चाहे 1000, 1500, 2000 महंगी ले लें, वो ज़्यादा बेस्ट है। 4 व्हीलर है तो 10,000 रुपये देंगे, क्योंकि उनमें यह है कि गाड़ी पहले ही ये चीज़ होनी चाहिए कि गाड़ी लेने से पहले अपने नाम करवाएं। वो सबसे बेस्ट है कि ना तो पुलिस वालों को परेशानी, ना आपको परेशानी। और दूसरा ये है कि गाड़ी के पेपर्स अप टू डेट रखें, इंश्योरेंस है वो वैलिड रखें, पॉल्यूशन जो गवर्नमेंट मांगती है उसको रखें अपडेट करके, कि आपका पॉल्यूशन भी हो,
और इंश्योरेंस हो, तो उसमें फिर आपको ना तो कोई वो तंग करेंगे और ना वो कोई तंग करेगा, आपको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स मैं यूपी सहारनपुर के अंदर बैठ के ये इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो पूरे यूपी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है और बाकी स्टेट्स के लोगों के लिए थोड़ी कम बेनिफिटेड है, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस सेम स्टेट में रहनी चाहिए। मैं आपको अपने राजेश भैया की एडवांटेजेस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सर फर्स्ट प्रेफरेंस सर जब हम गाड़ी बेचते हैं तो क्या सेम डे ट्रांसफर होती है वो गाड़ी या कुछ टाइम लगता है? 1-2 दिन भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये है कि आपको सेम डे तो पॉसिबल नहीं हो सकता, कोई बंदा नहीं इजीली अवेलेबल है, तो 2 दिन में हो जाए। 1 दिन में वैसे बेटर तो यही है कि आपने गाड़ी अगर परचेज कर ली है तो उसको हाथों हाथ नाम ही करवा लें, जितना जल्दी हो सके उसको ट्रांसफर कराओ, जिससे लीगलिटीज बेचने वाले और खरीदने वाले की दोनों की क्लियर है। और सर इसमें जब हम गाड़ी खरीदते हैं किसी डीलर से या किसी मार्केट से कहीं से सेकेंड हैंड की खासकर मैं बात कर रहा हूँ, तो कुछ कमीशन चार्जेस कुछ ब्रोकरेज चार्जेस लेते हैं कि भैया 1500 या 2000 रुपये तो हमारे हैं, क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? हमारे यहाँ तो नहीं है, हम अलग से कुछ भी चार्ज में हम लोग कुछ नहीं है। फ्रेंड सेकंड एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपको अलग से कुछ भी नहीं देना। अगर गाड़ी कोई 40,000 रुपये की है और वो नई 60-70 हज़ार रुपये की है, 40,000 में डील होती है, तो 40,000 ही आपने पे करना है। आपको इनकी कोई ब्रोकरेज के नाम पे या किसी अदर चार्जेस के नाम पे कुछ भी पे नहीं करना होता। और सर कुछ लोगों को ना गाड़ी के अंदर पहचान करनी नहीं आती कि कौन सी गाड़ी अच्छी है कौन सी बेकार है, तो आप ही अपना अच्छी कंडीशन में देख के लेते होंगे, है ना? उसमें अगर कोई हमारे पास तो ज़्यादातर ये है कि अगर बहुत नीचा अगर मॉडल नहीं है, अगर लोअर मॉडल नहीं है, तो जितने भी ऊपर के टॉप मॉडल हैं वो सारे हम तो कोशिश ये है कि सील इंजन गाड़ी लेते हैं, पैड जो खुली भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब देखो टचिंग वगैरह तो थोड़ी बहुत हो जाती है कि कहीं कलर आपको कहीं माइनर से आपको करवाना पड़ा तो वो हो गया। बाकी यह है कि इंजन का तो मेन बेसिकली होता है। दूसरा ये है एक्टिवा हो गई या 220 हो गई या बुलेट हो गई, उसके अंदर मेन ये सेल्फ के अंदर बैटरी और प्लस आपका इसको सेल्फ वगैरह को चेक करना होगा कि उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अगर आप अच्छी चीज़ देंगे तो आप पे कस्टमर आएगा, और अगर आप किसी को दिक्कत करेंगे तो वो आपके दोबारा तो आएगा नहीं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि कस्टमर को दिक्कत ना हो। दूसरा मेरा एक रूल ये है कि आपने गाड़ी की पेमेंट दी है तो हफ्ता और नाम करवाएं, क्योंकि उसके बगैर हम गाड़ी नहीं देते। तो फ्रेंड्स 17 से 18 साल का एक्सपीरियंस हमारे भैया को, और अपने तरीके से बिल्कुल लीगली बहुत फुल फर्निश्ड चल रहे हैं अपने तरीके से। तो मेरे हिसाब से आपके सबके लिए बेस्ट एडवाइस है कि अगर आप यूपी सहारनपुर के रहने वाले हैं या सहारनपुर के आसपास, तो उसमें भैया आपको 100% मदद करेंगे। और ट्रांसफर का भी ये है कि हम खुद ही करवा के देते हैं, खर्चा आपका होगा। उसमें ये नहीं है आपको कोई एजेंट ढूंढना है, कुछ भी है, हमारे अपना पर्टिकुलर एजेंट है, और विद इन 10 to 20 या 15 डेज में पेपर्स आपके नाम मिलेंगे। 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में ट्रांसफर में कितना लग जाता है लगभग? सेम सिटी में सेम उसके अलग अलग है। और अगर 2 व्हीलर और इसमें तो यही है कि बुलेट का थोड़ा ज़्यादा है। 2 व्हीलर में बुलेट का तो ये मान लीजिए आप 1000 भी कोई लेते हैं, कोई 1500 है, क्योंकि वही है 500 सीसी है तो उसका ज़्यादा है, मैक्सिमम 1500 रुपये। और अगर इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस अगर नहीं है तो उसके चार्जेस अलग हैं। और एक्टिवा वगैरह में तो सारे आप पे 800 रुपये ट्रांसफ़र के अगर इंश्योरेंस है, और नहीं है तो अगर आप थर्ड पार्टी करवाएंगे तो 900 रुपये इंश्योरेंस, अगर आप फर्स्ट पार्टी करवाएंगे तो 1500 रुपये का इंश्योरेंस आ जाता है। अगर आप टॉप मॉडल है 19 मॉडल है तो वो फिर मॉडल्स के हिसाब से उनके इंश्योरेंस होता है कि मॉडल का क्या डिप्रिसिएशन लगेगा, कैसे होगा, उसी हिसाब से रेट है। तो देखा आपने। इसके अलग भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या डायरेक्टली मैं भैया का नंबर दे रहा हूँ, आप डायरेक्टली इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन फ्री है फ्रेंड्स, जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपकी क्वेरी का रिजॉल्व निकलेगा नहीं, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं निकलेगा। तो भैया की डिटेल्स मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप जब मर्जी कांटेक्ट करें, अपना 2 व्हीलर खरीदें पहले ही, आपको बधाई खरीदने से पहले ही। और इनका जो अभी की फिलहाल की प्रेजेंट की कैटलॉग है, मैं आपको वीडियो के आगे और पीछे थोड़ा थोड़ा एडिटिंग में दिखा दूंगा या वीडियो के बैकग्राउंड में चला दूंगा, आप उसको देख लेना और डील कर। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।